हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी पीआईबी ज्ञान की क्लास शुरू करते हैं। और आरबीआई ग्रेड बी के स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट कोर्स फॉर आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन, अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो बिगनर टू बैंकर कोर्स है बाय बैंकर्स यूनिवर्सिटी। इसमें आपका फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 इंटरव्यू तीनों लेवल्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। और इसे लेने का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में प्रोवाइडेड है। और जो आरबीआई 2025 की तैयारी कर रहे हैं अभी देंगे 18 अक्टूबर को जो हमारा प्रीलिम्स होने वाला है फ़ेज़ 1, उनके लिए फ्री में बिल्कुल आरबीआई के मॉक्स हैं, सेक्शनल मॉक्स आपके लिए अवेलेबल हैं। ये भी एक इनिशिएटिव है बाय बिगनर टू बैंकर कोर्स टीम, और ये मॉक्स देने का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइडेड है। चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़। तो ये देखिए 8 इंडस्ट्रीज़ होती है, हर महीने का हम डिस्कस करते ही हैं। तो ये अगस्त 2025 के लिए आ गया है और बेस ईयर इसका 2011-12 रहता है। तो ये जो है इसमें प्रोविजनल ग्रोथ रेट देखा गया है 6.3% का इन अगस्त 2025 एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है एज पर अगस्त 2024 से अगस्त 2025 में 6.3% का इंक्रीज़ देखा गया है। और जो ये 8 इंडस्ट्रीज़ है ना, ये बेसिकली आपके इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो होता है ना उसकी 40.27% को कंप्राइज करती है। इसीलिए इन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का अलग से निकाला जाता है और इसे रिलीज़ करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आप हाइलाइट्स देख लीजिएगा कि 8 इंडस्ट्रीज़ में क्या ग्रोथ रही है ईयर ऑन ईयर भी, और क्यूमुलेटिव ग्रोथ भी अभी तक अप्रैल टू अगस्त में आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ओवरऑल जो है 6.3% है आपका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, एंड जुलाई से अगर हम देखेंगे तो 3.7% का देखा गया है। एंड स्टील जो है उसमें सबसे ज़्यादा उस सेक्टर में ग्रोथ देखी गई है 14.2%, उसके बाद कोल और देन सीमेंट में। नेगेटिव किस किस में देखा गया है कि वो लोग डी ग्रो कर रहे हैं सेक्टर, वो है आपका क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से सेक्टर्स हैं जो डी ग्रो करे हैं। एंड क्यूमुलेटिवली अप्रैल टू अगस्त जो पूरा टाइम पीरियड है ना 5 मंथ्स का, इसमें 2.8% का ग्रोथ देखा गया है आपकी 8 इंडस्ट्रीज़ के इंडेक्स में। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर रिव्यूज़ प्रोग्रेस ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। तो आप बस ये जान लीजिए ये आपका लोथल गुजरात में बनाया जा रहा है। आपको लोकेशन पूछ लेते हैं कभी कभी। नेक्स्ट है श्री मोहनलाल जी बीइंग कन्फर्ड दी दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है सिनेमा की फील्ड में। 1969 में इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंस्टीट्यूट किया था। ये धुंधीराज गोविंद फाल्के जी, जिनको पॉपुलरली दादा साहेब फाल्के जी कहा जाता है, उनके नाम पर है और उन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। बेसिकली जो लोग सिनेमा में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं उनके सारे काम को देखते हुए उन्हें ये दिया जाता है। एंड जो है इसके लिए एक कमेटी बनती है, वो कमेटी चुनती है। इस प्राइज़ में कैश प्राइज़ भी रहता है 10 लाख रुपीज़ का, स्वर्ण कमल देते हैं, शॉल भी देते हैं। फर्स्ट टाइम ये 1969 में देविका रानी जी एक्ट्रेस थी, उनको मिला है, और इस बार वाला ये मोहनलाल जी को दिया जा रहा है। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल जी लॉन्चेस रिपोर्ट ऑन असेसमेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इन इंडिया, स्ट्रेंथनिंग डाटा ड्रिवन लॉजिस्टिक्स प्लानिंग। तो लॉजिस्टिक्स को लेके काफ़ी उन्होंने 3-4 चीज़ें की हैं, हम आगे अभी सारी स्लाइड्स में देखेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं जो ये रिपोर्ट दी है ऑन लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो इस रिपोर्ट को नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने बनाया है फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसमें ये एस्टिमेट किया गया है कि 23-24 में जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट थी ना, सामान इधर उधर ले जाने की, जो सारी रॉ मटेरियल्स आपका फिनिश गुड्स, वो 7.97% है आपके हमारे टोटल जीडीपी की। और इन्होंने देखा है कि जो कॉस्ट है ना, इसमें पिछले 5 साल में ग्रेजुअली जो है ये लॉजिस्टिक का कॉस्ट कम हो रहा है। उसके भी बहुत सारे रीज़न्स हैं, अभी हम देखेंगे कि नीचे क्या रीज़न है।
एंड कैसे कॉस्ट एफिशिएंसी ये ला रहे हैं? ऑब्वियसली मल्टी मोडालिटी से। मल्टी मोडालिटी क्या होती है कि अलग अलग ये लोग यूज़ करते हैं रेल, रोड्स, हर नेटवर्क को। ऐसा नहीं है कि एक ही नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट, फ्रेट जो होता है ना, फ्रेट कॉस्ट पर टन किलोमीटर, वो कम होता है। रेल जो है, रेलवे को सबसे कॉस्ट एफिशिएंट मोड माना गया है। वहाँ पे आपको पर टन पर किलोमीटर का सिर्फ 1.96 रुपीज़ का फ्रेट है। रोड जो है उसका 11.03 पर टन पर किलोमीटर है, और एयर का हाईएस्ट है 72 रुपीज़। इम्प्रूवमेंट्स क्यों देखी गई है? जो हम देख रहे हैं कि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है ग्रेजुअली कभी नीचे आ रही हैं। आपका पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, भारतमाला परियोजना, सागरमाला प्रोजेक्ट है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हैं, और यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म यूलिप भी है। इसकी वजह से ही आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट नीचे आई है। Then next, Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal ji launches IPRS 3.0 to benchmark industrial parks and boost Make in India initiative. तो ये भी आपका डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का ही इनिशिएटिव है, और इसको एशियन डेवलपमेंट बैंक भी सपोर्ट कर रहा है। तो ये बात आप याद रखना। एंड इसमें क्या होगा बेसिकली, क्यों हम इंडस्ट्रियल पार्क्स को मार्क करना चाहते हैं, बेंचमार्क करना चाहते हैं, जिससे उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े और जो एमएनसीज हैं वर्ल्ड ओवर वो आके वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहे। तो इसमें बेंचमार्किंग की जाएगी। बेंचमार्किंग बेसिकली कि फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ की क्या क्या वहाँ पे क्वालिटी है, उसको बेंचमार्क सेट किए जाएंगे और उसी पर उसको लाने की कोशिश की जाएगी। इन्वेस्टमेंट जो होगी पूरी इन्फॉर्म्ड होगी, इन्वेस्टर्स को बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली हर चीज़ बताई जाएगी, उनसे कोई भी छुपाव नहीं रखा जाएगा। पॉलिसी मेकर्स जो हैं पूरी टारगेटेड इंटरवेंशंस करेंगे, ये देखेंगे कि कोई गैप तो नहीं रह गया, कोई चीज़ है जिसे बदल के चेंज करने की हमें ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि वो पूरा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी बनाना चाहते हैं। और ऑब्वियसली इससे क्या होगा, इससे कंपटीशन प्रमोट होगा। एंड फीचर्स क्या हैं इसके? सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑब्वियसली रिन्यूएबल एनर्जी यूज़, वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों पर अब ध्यान दिया जाएगा जो भी आपके इंडस्ट्रियल पार्क्स बनेंगे। लॉजिस्टिक्स से इसकी पूरी कनेक्टिविटी रहेगी, चाहे पोर्ट्स हों, हाईवेज़ हों, रेलवेज़ हों। डिजिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, आईओटी अनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, सब कुछ अवेलेबल रहेगा। स्किल लिंकेजेस, तो ITIs और कोई स्किलिंग प्रोग्राम जितने भी सरकार के हैं वहाँ से टैलेंट पूल को इन इंडस्ट्रियल पार्क्स में लाया जाएगा और रिक्रूट किया जाएगा। देन एनहांस्ड टेनेंट फीडबैक, सो इनकॉर्पोरेटिंग रोबस्ट मैकेनिज्म फॉर इंडस्ट्रियल टेनेंट्स टू एवेल्युएट सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ इन रियल टाइम। तो इसमें बेसिकली 3 तरह के इंडस्ट्रियल पार्क्स बनेंगे। सो लीडर्स, ये एग्जेम्पलरी पार्क्स होंगे विद वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशनल एक्सीलेंस। Then challenges, parks performing well but with clear scope for improvement in certain areas. And aspirers, emerging parks with significant potential for development and requiring focused interventions. तो ये parks जो basically होंगे, हर स्टेट, हर यूटी के बीच में कंपटीशन किया जाएगा, और जो पार्क्स होंगे उनको इन 3 कैटेगरीज में रखा जाएगा। ऑब्वियसली देखो, जो लीडर्स निकल के आएंगे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, वो स्टेट, वो यूटी ज़्यादा ग्रो करेगी, उसका जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो बढ़ेगा। Then next है Union Minister of Commerce and Industry launches Logistic Data Bank 2.0 to boost India's digital trade and export competitiveness. तो मैंने आपको बताया कि उन्होंने काफ़ी चीज़ें लॉन्च की हैं। इसे डेवलप किया है NICDC लॉजिस्टिक डेटा सर्विसेज ने। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है टू एनहांस इंडियाज लॉजिस्टिक एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। तो इसके फीचर्स क्या हैं? आप हाई सी कंटेनर ट्रैकिंग कर सकते हो। आपका अगर कहीं पर भी है समुद्र के बीच में आपका कंटेनर है, आप उसको भी ट्रैक कर सकते हो आफ्टर इट हैज़ डिपार्टेड इंडियन पोर्ट्स। मल्टी मॉडल विजिबिलिटी रहेगी, रेल, रोड, सी, सबके थ्रू आप इस सिस्टम के थ्रू ट्रैक कर सकते हो कि आपका एक्चुअली में गुड्स कहाँ है, आपका कंटेनर, ट्रक, ट्रेलर नंबर, हर चीज़ को कर सकते हो। इसको यूलिप के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। यूलिप हमने पीछे बात भी किया था, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, उसके साथ भी इसे इंटीग्रेट किया जाएगा। एंड लाइव कंटेनर हीट मैप पूरा बनाया जाएगा। इसमें पूरे कंटेनर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि कहाँ कंटेनर ज़्यादा है, कहाँ कम है,
वो आपको मैप में दिख जाएगा। जैसे ट्रैफिक नहीं होता, हमें पता चल जाता है रेड लाइन आ रही है, यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है, उस वे में। एंड इसके क्या हमें बेनिफिट्स रहेंगे? ऑब्वियसली एफिशिएंसी एंड प्लानिंग हमारी एनहांस होंगी, लॉजिस्टिक्स में हम बेटर होंगे। देखो लॉजिस्टिक्स ना बहुत बड़ा पार्ट होता है आपके ट्रेड का। अगर लॉजिस्टिक्स अच्छे हैं ना तो ऑब्वियसली चीज़ें उतनी स्मूथ और सीमलेसली फ्लो करेंगी। इसीलिए ये जो हम पीछे पढ़ रहे हैं ना, दो हम लोगों ने पढ़ी पहले, इसीलिए लॉजिस्टिक्स पे इतना ध्यान दिया जा रहा है। एमएसएमईज और एक्सपोर्टर्स को बूस्ट मिलेगा, ऑब्वियसली कॉस्ट रिडक्शन भी होगी। तो अभी जो हम लोगों ने 7.2% देखी है उससे भी नीचे आएगी। ग्लोबली हमारा जो सिस्टम है वो क्रेडिबल बनेगा एंड डेटा ड्रिवन पॉलिसी रहेगी। Then, Union Minister for Commerce and Industry, Shri Piyush Goyal ji launches LEADS 2025 to benchmark logistics performance across states and UTs. तो इंडस्ट्रियल पार्क्स का हमने देख लिया IPRS 2.0, एक LEADS 2025 भी उन्होंने लॉन्च किया है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे एंड रैंकिंग इंडेक्स है डिज़ाइन टू assess and improve the efficiency of India's logistic ecosystem. तो इसमें वही सेम जैसे कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल पार्क्स बेंचमार्क होते हैं, इसमें लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रेट्स और यूटीज़ की बेंचमार्क होती है, जिससे वो लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करें। एंड इसमें क्या होगा, और फीचर्स भी ऐड किए गए हैं। पहले भी था ये लीड्स आपका किया जाता था सर्वे, पर अब इन्होंने ऐड किया है कॉरिडोर परफॉर्मेंस असेसमेंट भी की जाएगी। तो इसमें 5 to 7 की नेशनल लॉजिस्टिक जो कॉरिडोर्स है ना, उसमें उनकी भी वैल्यूएशन की जाएगी। जर्नी टाइम, ट्रक स्पीड, वेटिंग पीरियड्स क्या हैं। एंड API अनेबल्ड रोड स्पीड इवैल्यूएशन। तो देखो जब भी टेक्नोलॉजी किसी चीज़ में डाल दी जाती है ना, ऑब्वियसली उससे क्या होता है, बेनिफिट्स ही मिलेंगे। जैसे कि अब API अनेबल आपका जो हर एक सेक्शन है ना, कि प्रॉपर किसी सेक्शन में क्या क्या स्पीड रह रही है आपके ट्रक्स की या किसी भी चीज़ की, उससे भी बहुत ज़्यादा प्लानिंग में हेल्प मिलेगी स्टेट्स एंड यूटीज़ को। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। तो इसे हर साल सितंबर 23 को मनाया जाता है। इसे UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2017 में इस दिन को बनाया था, जिससे बेसिकली जो साइन लैंग्वेज है उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके एंड फॉर द फुल रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ पीपल हु आर डेफ। 23 को इसलिए चुना गया था क्योंकि ये फाउंडिंग डेट है ऑफ वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ इन 1951, और थीम इस साल का है नो ह्यूमन राइट्स विदाउट साइन लैंग्वेज राइट्स। नेक्स्ट इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे। तो ये आपका हर साल 3rd सैटरडे को मनाया जाता है। तो इस बार ये सितंबर 20 को आया है। बेसिकली इसमें जो मेरीन डेब्रिज है ना, कि देखो हमारे जो सीज़ है ना वो भी बहुत गंदे हैं, उसमें भी इतना ज़्यादा प्लास्टिक है, माइक्रो प्लास्टिक अगर आपने सुना होगा, बहुत ये कॉन्सेप्ट आता रहता है। तो वो क्या है, हमें भी हार्म करेगा, कोस्टल लाइफ को भी हार्म कर रहा है, मेरीन लाइफ को भी हार्म कर रहा है, इसीलिए ये दिन बनाया गया है। एंड इसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग आके पार्ट लेते हैं। थीम 2025 के लिए है हार्नेस द पावर ऑफ पीपल टू फाइट ओशन ट्रैश। Then next है India Brazil strengthen partnership and agri innovation through METRI 2.0 क्रॉस इंक्यूबेशन प्रोग्राम। तो इसको इंडिया और ब्राज़ील ने मिलके किया है, और इंडिया में से इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आईकार है जो लॉन्च कर रहा है। मैत्री इसका मतलब होता है फ्रेंडशिप। तो ये 2-वे लर्निंग प्लेटफॉर्म रहेगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में। दोनों कंट्रीज़ के इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स वहाँ पे एग्री रिलेटेड इनोवेशन के बारे में बातचीत करेंगे। बेसिकली एग्री फूड सिस्टम को हम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, कि जैसे क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं ना, तो फूड क्राइसिस के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं और हो भी रहे हैं। पूरी फसल ख़राब हो जाती है लोगों की, उसके लिए किया जा रहा है। इसमें लिंक किए जाएंगे इंक्यूबेटर्स इंडिया और ब्राज़ील में, को इंक्यूबेशन मॉडल्स को प्रमोट किया जाएगा एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दोनों कंट्रीज़ में खुलेंगी रिलेटेड टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड वैल्यू चेन डेवलपमेंट। Next is disburses over 2400 crores as first installment of 15th Finance Commission grants to rural local bodies of Bihar, Himachal Pradesh and Uttar Pradesh. तो बिहार को 801 करोड़, हिमाचल प्रदेश को 67 और उत्तर प्रदेश को 1548 करोड़ दिए हैं उनकी बेसिकली रूरल एरियाज़, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत को। देखिए 15th फाइनेंस कमीशन ने 2 इंस्टॉलमेंट्स बोली थी आपका जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें डिफरेंट स्टेट्स को। तो अभी जो सेंटर है उन्होंने इन 3 स्टेट्स को दी है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट।
तो अभी सेकंड इंस्टॉलमेंट जाएगी। ये बेसिकली ग्रांट्स के फॉर्म में है। ग्रांट्स क्या होते हैं, हम लोगों ने, अगर आप लोग मेरी फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की क्लासेस देखते हैं बिगनर टू बैंकर कोर्स में, तो हमने ग्रांट्स पढ़ा था, और वो किस टाइप में आता है, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है सेंटर के, हमने सब स्टडी किया था। तो ग्रांट्स जो हैं ये 2 टाइप में डिवाइडेड हैं। अनटाइड ग्रांट्स हैं। अनटाइड का मतलब होता है इन फंड्स को किसी भी चीज़ के लिए कोई टाइड नहीं होते हैं, मतलब कि ये इनको यूटिलाइज करना होता है फॉर लोकेशन स्पेसिफिक फेल्ट नीड्स। तो इसमें 29 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। 11 शेड्यूल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें दिए हुए हैं 29 सब्जेक्ट्स। उनमें किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें रेस्ट्रिक्शन ये है कि इन ग्रांट्स को आप सैलरीज या फिर कोई भी एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं। देन टाइड ग्रांट्स होती हैं। ये ग्रांट्स बेसिकली आपकी बेसिक सर्विसेज स्पेसिफाइड होती है कि उसी के लिए। तो इसमें बार जो ये दी गई हैं उसमें टाइड सर्विसेज में ग्रांट्स में आपके सैनिटेशन रिलेटेड है, जिसमें ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस, मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट, ह्यूमन एक्सक्रीटा, फीकल स्लज, इन सब पे काम करना है। और वाटर रिलेटेड है, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिसाइकलिंग, इन सब पर काम करना है। और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को मिल के रिकमेंड करना है कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, किस किस में वो यूटिलाइज कर सकते हैं, और सब्सिक्वेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस स्टेट्स को ये पैसा डिस्पर्स करेगी। नेक्स्ट है इंडिया एंड मोरक्को साइन MOU टू डीपन डिफेंस कॉपरेशन। तो इंडिया ब्राज़ील ने अभी एग्री में किया, मोरक्को के साथ उन्होंने डिफेंस में किया। तो डिफेंस में बेसिकली को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन करेंगे हम लोग डिफेंस सेक्टर में। और क्या क्या आपके एरियाज़, फोकस एरियाज़ हैं, काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर डिफेंस, पीस कीपिंग ऑपरेशंस एंड मिलिट्री मेडिसिन। और इसके साथ साथ एक न्यू डिफेंस विंग भी खोला जाएगा, एम्बेसी जो है इंडिया की इन रबात। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड रिलीज ऑफ 25 लाख एडिशनल LPG कनेक्शंस अंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो अब टोटल जो है कनेक्शंस इस स्कीम के अंदर वो 10.58 करोड़ हो जाएंगे। तो एडिशनल उन्होंने 676 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किए हैं, जिसमें 512.5 करोड़ रुपीज़ 25 लाख डिपॉजिट फ्री कनेक्शंस दिए जाएंगे एट रेट ऑफ 2050 पर कनेक्शन। 160 करोड़ रुपीज़ में टारगेटेड सब्सिडी होगी ऑफ 300 रुपीज़ पर 14.2 kg डोमेस्टिक जो हम घरों में यूज़ करते हैं सिलेंडर उसमें। और 3.5 करोड़ रुपीज़ दिए हैं टूवर्ड्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। तो ये 670 करोड़ रुपीज़ का आपका ब्रेक है। अब हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर बात कर लेते हैं। तो देखिए स्कीम्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, और अगर आप बिगनर टू बैंकर कोर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए पूरी इंपॉर्टेंट स्कीम्स का PDF प्रोवाइडेड है आपके कोर्स में। तो आप उसको स्टडी कर लीजिए, उसमें आपको लेटेस्ट डेटा भी जो सितंबर तक आपके सारे रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं वो भी सब इनकॉर्पोरेटेड है। तो ये स्कीम है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की। ये मई 2016 में लॉन्च की गई थी, और इसका मोटो है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। इसका बेसिकली देखिए विमेन और चिल्ड्रन की हेल्थ को सेफ गार्ड करना है, कि जिससे उनको क्लीन कुकिंग ऑयल दिया जाए। जो पुराने तरीके होते हैं ना फायरवुड वगैरह, उससे ना सांस खराब हो जाती थी औरतों की, क्योंकि वो खाना बनाती हैं बहुत धुआं निकलता था डंग केक्स वगैरह से। औरतों को एम्पावर करना है, जिससे वो फायरवुड लेने जाती थी, उनका टाइम बहुत ज़्यादा उसमें लगता था। और इंडोर एयर पॉल्यूशन से भी बचाना है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को भी प्रिवेंट करना है हमें, क्योंकि फायरवुड और इन सब से बहुत पॉल्यूटिंग एलिमेंट्स निकलते हैं। बेनिफिट्स क्या रहते हैं बेनिफिशरीज को स्कीम में? एक डिपॉजिट फ्री LPG कनेक्शन मिलता है, कोई भी डिपॉजिट नहीं उन्हें देना होता है, इन द नेम ऑफ एडल्ट वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड। और 1600 रुपीज़ का फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है बाय गवर्नमेंट टू कवर द सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड फिटिंग चार्जेस। और उज्ज्वला 2.0 जो अब लॉन्च किया गया है, उसमें बेनिफिशरीज को फर्स्ट LPG रिफिल और स्टोव जो होता है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। एलिजिबिलिटी क्या है? कोई एडल्ट वुमेन यानी कि जिनकी उम्र 18 साल या उससे ऊपर हो, बिलोंगिंग टू अ पुअर हाउस होल्ड एंड नॉट हैविंग एन एग्जिस्टिंग LPG कनेक्शन, अब उन हर फैमिली इज़ एलिजिबल, तो वही हो सकते हैं। और पुअर हाउस होल्ड कैसे होगा? जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है उस पर बेस होगा। एंड
जो आपकी स्पेसिफिक कैटेगरीज़ हैं उसमें से भी डेटा लिया जाता है, लाइक SC ST हाउस होल्ड्स, आपके प्रधानमंत्री आवास योजना, तो इन सब से डेटा उठा के लोग आइडेंटिफाई किए जाते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज़ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक साइन 125 मिलियन लोन टू अपग्रेड अर्बन सर्विसेज इन असम। तो असम के 6 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में किया जाएगा, बारपेटा, बोंगाईगांव, डुबरी, गोलपारा, गोलघाट एंड नालबारी में, एंड गुवाहाटी में भी ये आपके अर्बन सर्विसेज से रिलेटेड, बेसिकली वाटर सप्लाई, इन सब से रिलेटेड डेवलपमेंट वर्क्स किए जाएंगे। तो इसके अंतर्गत 6 नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएंगे, 800 किलोमीटर की डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइंस लगाई जाएंगी। तो काफ़ी इसमें असम में काम किया जाएगा रिलेटेड टू वाटर डेवलपमेंट। तो हम लोग एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो ADB जो है वो 1966 में बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। इसके अभी 68 मेंबर्स हैं, 49 एशिया रीजन से हैं और 19 आपके बाहर से हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एशियन है तो एशिया पैसिफिक रीजन से ही रहेंगे, बाहर के भी लोग इसके मेंबर्स बन सकते हैं, कंट्रीज़ मेंबर्स बन सकती हैं। बेसिकली इसका एम है प्रॉस्पेरस, इंक्लूसिव, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल एशिया एंड पैसिफिक रीजन। तो इनकी 2030 के लिए स्ट्रैटेजी है जिसमें ये बेसिकली रीजन का सबसे बड़ा क्लाइमेट बैंक बनना चाहते हैं। तो इसलिए ये क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज़ के लिए फाइनेंसिंग देते हैं कंट्रीज़ को, प्राइवेट सेक्टर को भी डेवलप करना चाहते हैं एंड रीजन का सॉल्यूशन बैंक भी बनना चाहते हैं, एंड ये चाहते हैं कि नए वेज ऑफ वर्किंग लेकर आएँ और इस रीजन को, एशिया एंड पैसिफिक रीजन को और डेवलप करें। इंडिया का रोल ADB में, तो इंडिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर था ADB का सिंस 1966। तो ADB में ना बेसिकली शेयर होल्डिंग होती है हर कंट्री की, वोटिंग पावर के बेसिस में डिसीजंस लिए जाते हैं और इंडिया जो है वो ADB का 4th लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। और जो पहले 2 हैं सबसे बड़े हैं वो जापान एंड USA है। और देखिए क्योंकि जापान एंड USA सबसे बड़े हैं तो कहीं ना कहीं डिसीजंस भी वो लोग ही ज़्यादा लेते हैं क्योंकि ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, ज़्यादा उनके पास वोटिंग पावर है। इंडिया 4th लार्जेस्ट शेयर होल्डर है लेकिन टॉप बोरोअर रहा है ADB से, यानी सबसे ज़्यादा लोन्स इंडिया ने लिए हैं फॉर डेवलपमेंट वर्क सिंस 2010। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत बैग नेशनल E-गवर्नेंस अवार्ड्स 2025 फॉर पायनियरिंग डिजिटल सर्विस डिलीवरी। और ये 28 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन E-गवर्नेंस हुई थी विशाखापट्टनम में, उसमें ये अवार्ड्स दिए गए हैं। तो ये न्यू कैटेगरी है। जो ये अवार्ड्स हैं ना, ये अवार्ड्स डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस ये देते हैं ये अवार्ड्स। और इस अवार्ड में पहली बार एक कैटेगरी लाई गई है, ग्रास रूट लेवल इनिशिएटिव्स इन ग्राम पंचायत फॉर डीपनिंग सर्विस डिलीवरी। तो उस कैटेगरी में किस किस ग्राम पंचायत को कौन सी कैटेगरी का अवार्ड मिला है वो हम देख लेते हैं। तो गोल्ड अवार्ड मिला है रोहिणी ग्राम पंचायत, धुले डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। तो इन्होंने बिल्कुल पेपरलेस E-ऑफिस सिस्टम बनाया है और इन्हें गोल्ड अवार्ड में 10 लाख रुपीज़ मिले हैं एंड ट्रॉफी सर्टिफिकेट। सिल्वर अवार्ड मिला है वेस्ट माजलीसपुर ग्राम पंचायत को, जो वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा में लोकेटेड है। तो इन्होंने बेसिकली सिटीज़न चार्टर ड्रिवन पंचायत बनाई है जिसमें जितने भी डिजिटल सर्विसेज है ना, सर्टिफिकेट, बर्थ, मैरिज, कुछ भी बनाना है सब कुछ ऑनलाइन लेकर गए हैं, उसकी डिजिटली आप ट्रैक कर सकते हो। देन जूरी अवार्ड मिले हैं 2 आपकी ग्राम पंचायत को, पालसाना ग्राम पंचायत गुजरात में और सुआकती ग्राम पंचायत ओडिशा में। नेक्स्ट है आदि युवा फेलोशिप एंड आदि कर्मयोगी वॉलंटियर्स लॉन्च टू एम्पावर ट्राइबल यूथ अक्रॉस इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने यूनाइटेड नेशंस के साथ पार्टनरशिप करके ये लॉन्च किए हैं आदि युवा फेलोशिप एंड आदि कर्मयोगी वॉलंटियर्स प्रोग्राम। तो आदि युवा फेलोशिप हम देख लेते हैं, UN इंडिया इसे सपोर्ट कर रहा है। तो ये 12 मंथ पेड प्रोग्राम रहेगा जिसमें मेंटरशिप भी दी जाएगी, करियर डेवलपमेंट भी दी जाएगी, बेसिकली फॉर ट्राइबल यूथ। और 12 मंथ जो पेड फेलोशिप रहेगी उन्हें उसमें ऑन द जॉब एक्सपीरियंस, क्योंकि देखो ये है कि अर्न वाइल यू लर्न स्कीम है ये, तो आप कमा भी रहे हो, आप लर्न भी कर रहे हो। इससे क्या होगा, मंथली अलाउंसेस भी फेलोज को जो है उनको मिलते रहेगा, हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस पे भी वो कवर्ड रहेंगे और उन्हें जो प्लेटफॉर्म है, जो नॉलेज है UN लेवल के, वो अवेलेबल हो जाएंगे। एंड आदि कर्म योगी वॉलंटियर्स प्रोग्राम है वो UNFPA के सपोर्ट से
लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू इक्विप ट्राइबल यूथ टू एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर ग्रास रूट चेंज एंड स्ट्रेंथन लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी इन ट्राइबल रीजन्स। तो 82 यूएन कम्युनिटी वॉलंटियर्स यहाँ आएंगे और उन्हें 82 ब्लॉक्स में डिप्लॉय किया जाएगा इन 30 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। तो अभी इन 2 स्टेट से ही शुरू किया गया है और वो ग्रास रूट लेवल में जो ट्राइबल लोग हैं उनको जाके इन सारे चीज़ों के बारे में जागरूक करेंगे। और जो वॉलंटियर्स हैं वो अवेयरनेस ड्राइव्स करेंगे, उनको समझाएंगे जो गवर्नमेंट स्कीम्स है और सर्विसेज के बारे में। तो यूएन कम्युनिटी वॉलंटियर्स समझाएंगे और आगे और वॉलंटियर्स तैयार करेंगे अंडर दिस आदि कर्मयोगी वॉलंटियर्स प्रोग्राम। नेक्स्ट है नेशनल आयुर्वेदा डे। तो ये हर साल सितंबर 23 को अब से मनाया जाएगा। 2025 में इसकी शुरुआत की गई है। तो सितंबर 23 को ऑटमनल इक्विनॉक्स भी होता है, यानी कि आपका दिन और रात इक्वल टाइम के होते हैं। तो वो दिखाता है कि नेचर में बैलेंस है तो हमारी ज़िंदगी में भी बैलेंस होना चाहिए, माइंड बॉडी एंड स्पिरिट का। थीम रहेगी इस साल आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट। और इसमें कुछ न्यू इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए गए हैं। तो देश का स्वास्थ्य परीक्षण, तो एक नेशन वाइड हेल्थ चेकअप किया जाएगा, कैंपेन लाया गया है। द्रव्य पोर्टल भी लॉन्च किया गया है जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ऑन आयुर्वेदिक सब्सटेंसेस एंड मटेरियल। और एक इंटीग्रेटेड ऑन्कोलॉजी यूनिट भी AIIA गोवा में खोला गया है। नेक्स्ट है ड्राफ्ट ISI बिल 2025। तो ये बिल लॉन्च किया गया है और एग्जिस्टिंग जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एक्ट 1959 है हमारा, उसे रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है। तो अभी इसका ड्राफ्ट आया है, यानी ये प्रोविजंस अभी ऑब्वियसली ओपन है टू चेंजेस। अभी ड्राफ्ट में हम देख लेते हैं कि क्या क्या इन्होंने बात की है। तो बेसिकली जो ये है, ये आपकी जो भी रिकमेंडेशंस है, जो भी ड्राफ्ट है, ये आए हैं और रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर RA मेहल्सकर कमेटी जो ये 2020 में बनाई गई थी। कोर प्रिंसिपल्स, 4 कोर प्रिंसिपल्स पे ये बेस्ड हो है ड्राफ्ट: एक्सीलेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस, ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी। की प्रोविजंस देख लेते हैं। सबसे पहले लीगल स्टेटस जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का है उसे चेंज किया जाएगा। तो उसको रजिस्टर्ड सोसाइटी है वो अभी उससे कन्वर्ट करके स्टैट्यूटरी बॉडी कॉरपोरेट बनाया जाएगा। एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर को भी चेंज किया जाएगा। जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसमें एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को और ज़्यादा एम्पावर किया जाएगा, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस पूरा बनाया जाएगा। अभी ISI काउंसिल है, उसकी जगह उस बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बनाया जाएगा और यही बोर्ड है वो सारी जो है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी सब मैटर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और ये बोर्ड के जो हेड होंगे वो चेयरमैन कहलाएंगे, जिन्हें हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो नॉमिनेट करेंगे ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड ऑटोनॉमी को भी बढ़ाया जाएगा, फ्रीडम ज़्यादा दी जाएगी इन एकेडमिक, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन्स। तो ये सारे बेसिकली की प्रोविजंस है इस बिल के। द नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव्स DSIR स्कीम, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और आउटले इन्होंने स्कीम के लिए दिया है 2277.397 करोड़ का। तो ये स्कीम आपकी 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल में चली है 21-22 से 25-26 तक। यही आपके 15th फाइनेंस कमीशन का साइकिल है। इसे इम्प्लीमेंट करेंगे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR। ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली रिसर्चर्स बढ़ाने हैं इस कंट्री में, पर मिलियन पॉपुलेशन वो नंबर इंक्रीज़ करना है। यंग एंथुसियास्टिक रिसर्चर्स को प्लेटफॉर्म देना है कि वो एक्चुअली में उनको IR&D लेबोरेटरीज, देखो रिसर्चर पनप रहा है हर इंसान में, लेकिन उनको हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो देना है ना, कहाँ जाकर वो करे, कहाँ जाके उन्हें मेंटरशिप मिले, कहाँ जाके वो पढ़ाई कर सके। और इसके साथ साथ इसमें कुछ सब स्कीम्स भी हैं DSIR स्कीम में। उन सब स्कीम्स के कंपोनेंट्स हैं डॉक्टोरल एंड पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप्स भी रहेंगी यंग साइंटिस्ट के लिए, स्कॉलर्स के लिए, एक्स्ट्रा मूरल रिसर्च स्कीम, एमिरिटस साइंटिस्ट स्कीम एंड भटनागर फेलोशिप प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए गए हैं। प्रमोशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ एक्सीलेंस थ्रू अवार्ड स्कीम्स एंड प्रमोटिंग नॉलेज शेयरिंग थ्रू ट्रैवल एंड सिम्पोजिया ग्रांट स्कीम। तो ये सारी सब स्कीम्स रहेंगी आपकी DSIR स्कीम के अंदर। बेसिकली देखिए हम क्यों ये स्कीम DSIR की लेकर आए हैं और इसके लिए अभी आउटले कैबिनेट ने अप्रूव किया है। स्कीम तो देखिए पहले से चल रही है लेकिन इसका आउटले अभी बढ़ाकर दिया है
क्यों दिया है? क्योंकि देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ना हम लोग 39th रैंक में हैं 2024 में। हम चाहते हैं हम अपना रैंक और इम्प्रूव करें। हम लोग टॉप 3 नेशंस में आने जाते हैं इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक पेपर पब्लिकेशंस एज वेल। देन नेक्स्ट, कैबिनेट ने अप्रूव किया है मेजर एक्सपेंशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन कैपेसिटी इन दी कंट्री। तो जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने 10,000 न्यू सीट्स को ऐड किया है, और जो ये एक्सपेंशन है इट इज़ कैरिड आउट थ्रू फेज 3 ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम रहेगी ये। इसका मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है जिसमें सेंटर और स्टेट हाफ रेशो में 50-50 रेशो में बजट एलोकेट करते हैं स्कीम के लिए। और इसमें टारगेट्स क्या हैं? पोस्ट ग्रेजुएट में 5,000 सीट्स एक्सपेंशन होनी है बाय 28-29। अंडर ग्रेजुएट MBBS में 5,023 सीट्स एक्सपेंशन होना है बाय 28-29। टोटल फाइनेंशियल आउटले इसके लिए 15,034.50 करोड़ का है, एंड सेंट्रल का शेयर इसमें 10,303 करोड़ रहेगा और स्टेट का 4,731 रहेगा। एंड MBBS सीट की जो कॉस्ट है ना उसकी सीलिंग को भी इन्हांस कर दिया गया है टू 1.50 करोड़ टू इंश्योर हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव 4 पिलर अप्रोच टू स्ट्रेंथन शिप बिल्डिंग, मैरीटाइम फाइनेंसिंग एंड डोमेस्टिक कैपेसिटी। तो यूनियन कैबिनेट ने एक 69,725 करोड़ रुपीस का पैकेज इंडियन शिप बिल्डिंग एंड मैरीटाइम सेक्टर के लिए एलोकेट किया है, और ये 4 पिलर अप्रोच पे बेस्ड है। पिलर 1 है फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, जिसमें शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम निकाली गई है और इसे मार्च 31, 2036 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, और इस पैकेज में से 24,736 करोड़ इस पिलर के लिए एलोकेटेड है। इसमें क्या होगा? फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी जो शिपयार्ड्स हैं इंडियन और फॉरेन के, जिससे कॉस्ट डिस्पैरिटी जो है ना, क्योंकि देखो इंडिया में चीज़ें महंगी बन रही हैं, फॉरेन से अगर सस्ती मिलती है तो लोग वहाँ से लेना पसंद करेंगे। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर हम इंडियन शिपयार्ड्स को देंगे तो वो अपनी कॉस्ट को भी कम कर सकते हैं, जस्ट लाइक फॉरेन शिपयार्ड्स। एंड एक नया फीचर एलोकेट हुआ है, लाया गया है, जिसकी एलोकेशन की गई है 4,001 करोड़ रुपीज़ की। ये शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट है। इसमें क्या होगा? शिप ओनर्स जो होंगे जिनकी शिप है, अगर वो रिसाइकिल करते हैं अपने वेसल्स को इंडिया में तो उन्हें क्रेडिट मिलेगा टूवर्ड्स बिल्डिंग अ न्यू शिप डोमेस्टिकली। तो ये बेनिफिट उनको तभी मिलेगा अगर वो रिसाइकिल इंडिया में करते हैं अपने वेसल्स। देन लॉन्ग टर्म मैरीटाइम फाइनेंसिंग का भी इसमें पिलर 2 है। तो पिलर 2 में क्या होगा? मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा 25,000 करोड़ का। इसमें आपने बजट में भी देखा था। एंड इसमें कंपोनेंट्स रहेंगे 2, मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट फंड 20,000 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें 49% गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन रहेगी, और इंटरेस्ट इंसेंटिवाइजेशन फंड बनाया जाएगा 5,000 करोड़ का, जिससे जो कॉस्ट ऑफ डेट रहती है जितने भी शिप बिल्डर्स हैं उनके लिए उसको कम किया जा सके। एंड लार्ज शिप्स जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया गया है उनके लिए चीपर फाइनेंसिंग हो सके, इसलिए ये फंड बनाया जा रहा है। पिलर 3 है शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड। इसको एलोकेट किया गया 19,989 करोड़ रुपीज़। इसमें बेसिकली क्या होगा? देखो जब डेवलपमेंट होगी तो शिप बिल्डिंग कैपेसिटी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे 4.5 मिलियन ग्रॉस टनेज एनुअली की बढ़ेगी, बेस्ड ऑन जितना ये आउटले करना चाहते हैं। एंड ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड शिपयार्ड डेवलपमेंट भी किया जाएगा। ग्रीन फील्ड यानी जो नए होते हैं, ब्राउन फील्ड जो ऑलरेडी चल रहे हैं। और भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स की जाएगी, जैसे कि इंडिया शिप टेक्नोलॉजी सेंटर इस्टेब्लिश किया जाएगा अंडर इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। एंड फाइनल पिलर है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। नेशनल शिप बिल्डिंग मिशन लॉन्च किया गया है टू ओवरसी द एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ ऑल द पैकेज इनिशिएटिव्स के जितने हमने पिछले 3 पिलर्स पे बात किए हैं वो ठीक से पहुंच पाए ग्रास रूट लेवल्स तक। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव्स प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस फॉर 78 डेज टू रेलवे एम्प्लॉयज़। तो ये 78 डेज़ के वेजेस दिए जाएंगे रेलवे एम्प्लॉयज़ को। एंड बेनिफिशरीज इसके 10,91,146 नॉन गैजेटेड रेलवे एम्प्लॉयज़ रहेंगे। एंड इसमें टोटल आउटले जो स्कीम के लिए दिया है यूनियन कैबिनेट ने वो है 1,865.68 करोड़ का।
मैक्सिमम जो पेमेंट दी जाएगी पर एम्प्लॉय एलिजिबल है वो है 17,951 की। इसमें बेसिकली ट्रैक मेंटेनर्स, लोको पायलट्स, जो भी नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ हैं वो वाली पोस्ट इसमें इंक्लूडेड रहेंगी। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी इन कोलैबोरेशन विद ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स and Department of Chemicals and Petrochemical hosted analytical skill development course related to chemical weapon convention। तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट है, हमें केमिकल वेपन कन्वेंशन के बारे में पता होना ज़रूरी है और ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स क्या है। तो केमिकल वेपन कन्वेंशन, इसका ऑफिशियली इसको बोला जाता है कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग एंड यूज़ ऑफ केमिकल वेपन्स एंड ऑन देयर डिस्ट्रक्शन। तो ये 1993 में इस कन्वेंशन को ओपन किया गया था वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ के लिए साइन करने के लिए, और इसको ये एंटर हुआ था फोर्स में अप्रैल 29, 1997 में। और ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स OPCW इसको एडमिनिस्टर करती है आपके केमिकल वेपन कन्वेंशन को। एंड अभी इसमें 193 स्टेट पार्टीज़ है और ये लीगली बाइंडिंग है। याद रखना, जो भी कन्वेंशन ये साइन करता है उस पर ये लीगली बाइंडिंग है। इसमें बेसिकली 3 स्केड्यूल्स में केमिकल्स को बांटा जाता है। स्केड्यूल 1 में वो केमिकल्स हैं जिनका बहुत हाई रिस्क है और बिल्कुल भी वो किसी भी कंट्री के पास नहीं होना चाहिए, वो पीसफुली आप उसको यूज़ कर ही नहीं सकते, जैसे कि नर्व एजेंट्स होते हैं। तो इसके प्रोडक्शन को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। स्केड्यूल 2 है जो सिग्निफिकेंट रिस्क कॉज करते हैं वो केमिकल्स, लेकिन इनको कमर्शली भी थोड़ा यूज़ है तो बिल्कुल इनको रिस्ट्रिक्ट हम नहीं कर सकते, लेकिन कंट्रीज़ को बिल्कुल डिक्लेयर करना होता है, उनकी रूटीन इंस्पेक्शन होती है बाय OPCW देखने के लिए कि ज़्यादा मात्रा में तो नहीं प्रोड्यूस हो रहा। स्केड्यूल 3 में वो केमिकल्स हैं जिनका रिस्क मॉडरेट है और इंडस्ट्रियल यूजेस काफ़ी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो रहेगा। इसमें आपको डिक्लेयर करना है पर इतनी ज़्यादा वो नहीं है कि आपको, तो बहुत टाइम गैप रहता है जिसमें आपको ये डिक्लेयर करना होता है। इंडिया जो है वो CWC का ओरिजिनल सिग्नेटरी था, यानी कि 1993 में ही हमने साइन कर दिया था एंड 1996 में हमने इसे रेटिफाई भी कर दिया था। और हमने रेटिफाई करने के बाद जितना भी हमारे पास स्टॉक पाइल था केमिकल वेपन्स का, जो भी स्केड्यूल्स में है उसे डिस्ट्रक्ट किया था और जितना रख सकते हैं उसको हमने क्लियरली डिफ़ाइन किया था OPCW को। एंड इंडिया ये भी चाहता है नॉन प्रोलिफरेशन, मतलब कि कहीं पे भी हम इसे बिल्कुल एलिमिनेट करें और ये जो केमिकल्स हैं ये वर्ल्ड ओवर ना फैले और गलत लोगों के हाथ पे ना जाए। इसके लिए इंडिया ने खुद भी CWC एक्ट 2000, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन एक्ट 2000 एनैक्ट किया था, जिससे डोमेस्टिकली भी लीगल इफेक्ट दे दें हम इस कन्वेंशन को। एंड नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, तो इसे भी कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंडर बनाया गया है, जिनका काम है OPCW से लाइसेंस करना और जितना भी स्केड्यूल्ड केमिकल्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको प्रोसेसिंग, ट्रांसफ़र, यूज़, हर चीज़ को ओवरसी करना। एंड इवन कि इंडियन केमिकल काउंसिल जो है, जो हमारी केमिकल इंडस्ट्री को दर्शाता है, उनको 2024 में OPCW दी हाग अवार्ड से भी नवाजा गया था। देन ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स के बारे में भी हम देख लेते हैं। तो ये अप्रैल 29, 1997 को इस्टेब्लिश की गई थी। इसका हेडक्वार्टर हाग नेदरलैंड्स में है और 2013 में इसे नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था। एंड ये इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन की। और इनके फंक्शंस क्या हैं कि आपने ये देखना है कि जैसे कंट्रीज़ ने कहा कि हमने डिस्ट्रॉय कर दिए स्टॉक पाइल्स, उसको वेरीफाई करना है। नॉन प्रोलिफरेशन यानी कि मॉनिटर करना है कि कहीं ये वेपन्स फिर से तो नहीं कोई कंट्री बना रही, कहीं फैल तो नहीं रहे हैं वर्ल्ड ओवर। असिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन, ये आर्टिकल 10 के अंदर करते हैं ये, तो इन्हें असिस्टेंस और प्रोटेक्शन देनी है किसी भी स्टेट पार्टी को अगर उन्हें थ्रेटन किया जा रहा है या इन केमिकल वेपन्स के यूज़ से उन पर अटैक किया जा रहा है। देन इंटरनेशनल कॉपरेशन, जो आर्टिकल 11 है कि आपको जो केमिस्ट्री है, जितने भी केमिकल्स है उसके पीसफुल यूजेस को प्रमोट करना है। इसमें 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं आपके OPCW में। कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज़, ये बेसिकली प्रिंसिपल और सुप्रीम ऑर्गन है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। 193 मेंबर स्टेट सारे इसमें पार्ट लेते हैं। इसमें जो बजट है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होनी है, मेंबर्स जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इलेक्ट होने हैं, वो सब इसी में होते हैं।
देन एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो इसकी है उसमें 41 मेंबर्स हैं, उन्हें इलेक्ट किया जाता है और अभी इंडिया भी इसका पार्ट है। रोटेशनल बेसिस पे हर कंट्री इसमें बनती है। देन टेक्निकल सेक्रेटरीट, ये बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है कि जो हमने डिसीजंस इन्होंने लिए हैं OPCW ने उसका एक्चुअली में एग्जीक्यूशन करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है डे टू डे वर्क के लिए। देन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया साइन म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तो इंडिया जो है MRA इंडियन नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स और ऑस्ट्रेलिया ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम्स, ये इनको इक्वल रख कर दिया गया है बेस्ड ऑन दिस MRA। तो म्यूचुअली अब जो है अगर इंडिया से कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होगा और उस पर NPOP का स्टैंडर्ड है मार्क्ड है तो उसे सेम चीज़ माना जाएगा जो ऑस्ट्रेलियन ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स है। तो ये इस MRA के अंतर्गत होगा। प्रोडक्ट्स कौन कौन से कवर्ड हैं? आपके अनप्रोसेस्ड प्लांट प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड फूड्स और वाइन इसमें कवर्ड है। और इंडिया में इसे इम्प्लीमेंट करेगी अपेडा, ऑस्ट्रेलिया में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री। ऑब्वियसली देखिए इससे क्या होगा, फार्मर्स को बहुत बेनिफिट होगा। अब अगर इंडिया के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऑस्ट्रेलिया में भी जाके सेम वैल्यू सेम उस स्टैंडर्ड के माने जाएंगे तो ऑब्वियसली उनका जो कमाई है वो बढ़ेगी। और एक्सपेक्टेड है USD 9 मिलियन 24-25 में हमें ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया से आ चुके हैं और इससे अब और हमें बूस्ट मिलेगा। नेक्स्ट है इंडिया होस्ट 8th एनुअल कॉन्ट्रैक्टर्स मीटिंग 2025 ऑफ इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी एट NIO गोवा। तो ये मीटिंग हुई है गोवा में एंड इसका फोकस एरिया बेसिकली फ्यूचर डीप सी एक्सप्लोरेशन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट था। इंडिया को इस मीटिंग में देखिए फर्स्ट कंट्री है बनी है टू रिसीव एन एरिया फॉर पॉलीमेटालिक नोड्यूल एक्सप्लोरेशन। तो बेसिकली देखिए क्या होती है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, तो जो पूरे हमारे इंटरनेशनल इतना बड़े बड़े समुद्र हैं उस पर किसी एक कंट्री का राज नहीं है, वो माने हैं कि हर किसी के साझे हुए हैं। तो उसमें भी अगर किसी कंट्री को राइट देना है कि आप यहाँ से एक्सप्लोर करो तो वो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ही देती है। और इंडिया को अब उन्होंने पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स निकालने का राइट दिया है जो करंट आपकी 88th एनुअल कॉन्ट्रैक्टर्स मीटिंग हुई है उसमें। एंड इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के बारे में देख लेते हैं। ये एक ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल सीबेड के रिसोर्सेज को गवर्न करती है। ISA को 1982 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी उसके अंतर्गत बनाया गया था और उसके बाद 1994 में इम्प्लीमेंटिंग एग्रीमेंट इसका लाया गया था। हेडक्वार्टर इसका किंगस्टन जमैका में है। अभी 170 मेंबर्स हैं, 169 मेंबर स्टेट्स हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। इनका मिशन क्या है, काम क्या है? ऑर्गेनाइज, रेगुलेट एंड कंट्रोल ऑल मिनरल रिलेटेड एक्टिविटीज़ इन द एरिया। अब द एरिया जो है ये क्या है? द एरिया वो सारा सी बेड और ओशन फ्लोर को माना जाता है जो किसी भी नेशनल जुरिस्डिक्शन, किसी भी देश के लिमिट से बाहर है और ये अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ वर्ल्ड ओशन को कवर करते हैं द एरिया में। और अंडर जो हम लोगों ने UN क्लॉज यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी की बात करी है, ये जो एरिया है और जो उसके मिनरल रिसोर्सेज हैं उसमें पॉलीमेटेलिक नोड्यूल, पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स कोई भी आते हैं वो कॉमन हेरिटेज ऑफ ह्यूमन काइंड है, यानी कि कोई भी स्टेट उस पर अपना राइट नहीं जमा सकता, वो सारे ह्यूमन काइंड के बेनिफिट के लिए यूज़ करने हैं वर्ल्ड ओवर। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष साइंस एग्रीमेंट विद WHO टू को होस्ट सेकेंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन इन न्यू दिल्ली। तो थीम इसका क्या रहेगा समिट का? रिस्टोरिंग बैलेंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ वेल बीइंग। और देखिए ये क्यों कर रहे हैं वो ये समिट यहाँ पे, क्योंकि WHO ने गांधीनगर गुजरात में अगस्त 2023 में अब जो समिट का फर्स्ट एडिशन किया था और उसी में उन्होंने गुजरात डिक्लेरेशन भी हुई थी। और WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भी जामनगर गुजरात में बनाया जा रहा है। तो उन्होंने ट्रेडिशनल मेडिसिन की फर्स्ट समिट की, उससे उन्हें बेनिफिट्स और सक्सेस मिला, तो इसलिए अब वो सेकंड समिट करेंगे न्यू दिल्ली में। WHO जो है वो यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है जिसका फोकस बेसिकली वर्ल्ड ओवर हेल्थ पर है एंड ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। ये अप्रैल 7, 1948 को फाउंड हुई थी। जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अभी 194 मेंबर स्टेट्स हैं इसके।
बेसिकली इनको हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ, चाहे वो फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, हर किसी को अचीव करना है। एंड ये हेल्थ के मैटर्स, स्टैंडर्ड्स कोई भी सेट करने हैं, इवन कि आपके कोई भी स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, कोई भी डिजीज़ रिलेटेड कुछ भी, हम जैसे कि हम कहते हैं ना टीबी से रिलेटेड, हमारे ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड प्रोग्राम है, तो कौन सी हम लोग कहते हैं कि हम 2025 या 2030 तक चाहते हैं कि डिजीज़ ख़त्म हो जाए, तो कौन ये कहता है कि हो गया? वो सब WHO ही देखता है, WHO ही मॉनिटर करता है। स्ट्रक्चर और गवर्नेंस देख लेते हैं। तो 3 मेन ऑर्गन्स हैं इसके। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ये इसकी सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसमें जो जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं 194, सबके डेलीगेट्स पार्ट लेते हैं। इसी में बजट अप्रूव होता है, डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए जाते हैं। देन एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, जिसमें 34 टेक्निकली क्वालिफाइड मेंबर्स हैं, जिन्हें इलेक्ट किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में 3 ईयर टर्म के लिए। और ये जो भी डिसीजंस वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में लिए हैं, उसको आगे और उस पे क्या फंक्शन करना है, उनको कैसे फैसिलिटेशन करनी है, उस सब पे काम करते हैं। देन फाइनली द सेक्रेटरीट, यानी कि जो डे टू डे फंक्शंस एक्चुअली में करते हैं WHO के, ये लोकेटेड है जिनीवा में, हेडक्वार्टर्स में। और 6 रीजनल ऑफिसेज एंड कंट्री ऑफिसेज, उसमें ये सारा सेक्रेटरीट बैठता है, और इसे डायरेक्टर जनरल जो हैं वो हेड करते हैं। देन नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान जी एंड जल शक्ति मिनिस्टर श्री चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल जी लॉन्च नेशनल इनिशिएटिव ऑन वाटर सिक्योरिटी। तो इस इनिशिएटिव के बारे में हम बात कर लेते हैं। बेसिकली ये इसलिए हुआ है कि हम लोगों ने MG नरेगा स्कीम की बात करते हैं, जिसमें लोगों को वेजेस दे के काम करवाया जाता है, तो उसमें वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिलेटेड वर्क्स को मैंडेटरी करने के लिए ये इनिशिएटिव लाया गया है। तो इसमें आपके जो MG नरेगा एक्ट 2005 है, उसमें अमेंडमेंट करके इसे लाया गया है। अब फंड एलोकेशन भी देख लेते हैं हम इसकी। तो इसमें 88,000 करोड़ रुपीस का फंड 25-26 के लिए एलोकेट हुआ है। और बेसिकली जोन वाइज आपका फंड एलोकेशन रहेगा। तो जहाँ पर भी जो वाटर रिसोर्सेज हैं ओवर एक्सप्लॉइटेड है, या जो डार्क जोन है जहाँ पे बहुत वाटर स्ट्रेस्ड है, वहाँ पे 65% जो MG नरेगा के फंड हैं वो वाटर रिलेटेड, वाटर कंजर्वेशन रिलेटेड वर्क्स में जाने चाहिए। जो सेमी क्रिटिकल एरियाज़ हैं वहाँ पे 40%, और जो बाकी ब्लॉक्स बच जाते हैं उसमें 30% जो फंड्स हैं वो इन्हीं काम के लिए यूज़ होंगे, वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। तो इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी वाटर रिलेटेड वर्क्स को MG नरेगा के अंदर। और वाटर एसेट्स क्रिएट किए जाएंगे, फार्म पॉन्ड्स, चेक डैम्स, कम्युनिटी टैंक्स, इनकी सफाई की जाएगी, जिससे पानी की कमी ना हो। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट साइन लैंडमार्क MOU टू कॉम्बैट साइबर क्राइम्स एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स। तो बहुत अच्छा MOU है ये। इन्होंने इसमें क्या होगा कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है वो मोबाइल नंबर रेवोकेशन लिस्ट MNRL जो होती है वो शेयर करेगी, जिसमें सारे मोबाइल नंबर्स जो बहुत पहले डिस्कनेक्ट कर दिए गए थे, जो अब नहीं चलते हैं, उनके साथ उनके रीज़न क्या था डिस्कनेक्शन का, अगर कोई रीज़न उन्हें ख़राब लगता है, ये सब कुछ FIU-IND से शेयर करेगी। और बदले में FIU-IND वो मोबाइल नंबर्स शेयर करेगा DOT के साथ विच आर लिंक टू अकाउंट्स इन्वॉल्व इन सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स। अगर आपको याद हो STR होती हैं, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स, हम लोगों ने फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की क्लासेस में सारी रिपोर्ट्स की थी। तो ये रिपोर्ट्स जो होती हैं बैंक्स FIU-IND को देते हैं, तो बदले में FIU-IND ये रिपोर्ट्स जो हैं ये DOT के साथ शेयर करेंगी, एंड मोबाइल नंबर्स जो साइबर फ्रॉड से रिलेटेड हैं। एंड इवन की दोनों एजेंसीज फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर डेटा को भी शेयर करेंगे, जिससे बेसिकली वो फ़ोन नंबर्स, मोबाइल नंबर्स पिन पॉइंट हो सके जिनसे फ्रॉड्स हो रहे हैं। और इससे क्या होगा, एनहांस चेक्स हो जाएंगे। इवन की DOT के डिजिटल टूल्स हैं जैसे कि चक्षु पोर्टल है, जो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी फ्रॉडुलेंट कनेक्शंस जो होते हैं ना, जिन पे नकली कोई KYC देके या गलत से लिए होते हैं, उनके लिए उनको डिस्कनेक्ट चक्षु प्लेटफॉर्म के थ्रू करवा चुके हैं। तो ये आगे ऑब्वियसली देखिए आपस में जब डेटा शेयरिंग होगी तभी तो हम इस चीज़ से लड़ पाएंगे। Then DRDO carries out successful launch of intermediate range Agni Prime missile from a rail based mobile launcher system। तो ये रेल बेस्ड है और पहली बार लॉन्च किया गया है इसे। एंड देखिए जो अग्नि प्राइम मिसाइल है ये नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है इन अग्नि सीरीज़, और इंडिया की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है।
ये 2 स्टेज मिसाइल है, इसमें एक सॉलिड प्रोपोलेंट है और कैनिस्टराइज्ड बैलिस्टिक मिसाइल है ये, और इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक की रहेगी। और दोनों जो स्टेजेस हैं, हम लोगों ने ऊपर 2 स्टेजेस की बात की, उसमें सॉलिड फ्यूल ही डलेंगे। एंड लॉन्च जो है, हमने अभी ऊपर भी देखा कि लॉन्च सिस्टम, इसको आप रोड रेल प्लेटफॉर्म्स उससे भी लॉन्च कर सकते हो। रेल प्लेटफॉर्म ना से करने की वजह से ना, जैसे अभी से रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से किया गया, तो आप कंट्री में कहीं पे भी जाके कर देते हो, बहुत इजी हो गया इस वजह से। इसमें एडवांस नेविगेशन एंड गाइडेंस सिस्टम लगाए गए हैं। एंड ये जो ओल्डर वर्जन था अग्नि-1, उससे रिप्लेस करा गया है अग्नि-1 और अग्नि-2 को, उसकी जगह भी अग्नि-प्राइम लाई गई है। देन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एक पब्लिकेशन लेकर आई है, चिल्ड्रन इन इंडिया 2025। तो इसमें बहुत डेटा है, ये पब्लिकेशन आपके पास टाइम हो तो पढ़ लीजिए, बहुत चांसेस हैं कि आपको इन पब्लिकेशन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस पब्लिकेशन में उन्होंने बताया है कि जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, यानी कि पर 1000 लाइव बर्थ्स होते हैं जो उसके जो 1000 बच्चे जीवित पैदा हुए हैं, उनके मुकाबले कितने लोग बच्चे हैं जिनकी डेथ हुई है, तो वो बेस ईयर जो हाँ लिया गया है वो 2011 लिया गया है, उसमें वो 44 था, और लेटेस्ट 23-25 का डेटा इन्होंने दिया है जिसमें ये 25 है। तो सिग्निफिकेंट डिक्रीज़ हम देख रहे हैं। अंडर 5 जो मॉर्टेलिटी रेट है पर 1000 लाइव बर्थ्स का, वो 30 था 22 में, और जो घट के 23 में 29 रह गया, तो इसमें भी बहुत डिक्रीज़ देखा गया है। देन सेकेंडरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 13.8% 22-23 में था, 24-25 में 8.2% रह गया है। चाइल्ड मैरिज जो थी, विमेन 22-24 मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18, तो इसमें आपका 26.8% 15-16 में था, जो घट के 23.3% रह गया है 19-21 में। एंड टोटल चिल्ड्रन एडॉप्शंस जो हैं वो 3927 से 4515 हो गई है, इसमें भी इंक्रीज़ देखा गया है। एंड जेंडर पैरिटी इंडेक्स जो एजुकेशन में है, मेल विमेन के मेल फीमेल्स का डिफरेंस, उसमें भी पैरिटी आई है अक्रॉस ऑल स्टेजेस, तो इसमें भी इम्प्रूवमेंट देखी गई है। तो अगर हम देखें तो सारे पैरामीटर्स में टाइम में इम्प्रूवमेंट्स देखी गई हैं। हेल्थ और मॉर्टेलिटी में, तो जो बर्थ रेट है, ओवरऑल बर्थ रेट वो 23 में 18.4 है पर 1000 पॉपुलेशन, और रूरल एरियाज़ में ये 20.3 है, अर्बन में ये 14.9 है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है जो 25 है, आपका नेशनल IMR 25 आया है, हमने पीछे भी देखा था कि 25 है 23-25 के लिए। एंड इसमें जो मेल इन्फेंट्स हैं उनका हायर है देन द फीमेल इन्फेंट्स, तो यानी कि मेल इन्फेंट्स में वो 26 है, फीमेल इन्फेंट्स में वो 25 देखा गया है। और रूरल एरियाज़ में हायर मॉर्टेलिटी रेट है देन अर्बन एरियाज़। डेथ के कॉज क्या क्या हैं ये मॉर्टेलिटी में, इसमें बेसिकली न्यूबॉर्न्स with prematurity and low birth weight being the most common reasons. एंड एक नई फाइंडिंग भी आई है इसमें कि 1/3 ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 5 to 9, देखिए कितने छोटे हैं, हैव हाई ट्राइग्लिसराइड्स, ये एक तरह का ब्लड फैट होता है। तो बच्चों में देखिए, पहले बच्चों में पाई ही नहीं जाती ये चीज़ें, अब देखिए बच्चों तक में पाई जाती हैं। एजुकेशन एंड सोशल डेवलपमेंट रिलेटेड उन्होंने कहा है कि इंडिया में जेंडर पैरिटी अचीव हुई है क्रॉस ऑल स्टेजेस ऑफ एजुकेशन, और इस इंडेक्स को सेकेंडरी लेवल पे 1.1 है, तो एंड इंडिकेटिंग हायर फीमेल एनरोलमेंट देन मेल्स रिलेटिव टू एलिजिबल पॉपुलेशन। तो 1 से नीचे का मतलब होता है कि मेल पॉपुलेशन का ज़्यादा है, 1 का मतलब है बिल्कुल बराबर है, और 1 से ऊपर मतलब फीमेल्स का ज़्यादा एनरोलमेंट है। लिटरेसी, तो 63.1% इंडियाज चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स आर लिटरेट। एंड एडॉप्शन पे जो हमने बात की उसमें भी पॉजिटिव ट्रेंड देखे गए हैं, और गर्ल्स ज़्यादा अडॉप्ट की जा रही हैं देन बॉयज़। देन एक और रिपोर्ट मॉस्पी ने निकाली है जो कि आपके एनवायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट 2025, तो ये उन्होंने निकाली है। एंड इसको UN सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंट्स फ्रेमवर्क, इसको यूज़ करके उन्होंने डेटा को कंपाइल किया है। तो जो फॉरेस्ट कवर एंड फिजिकल एसेट अकाउंट है उसके बारे में जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि टोटल फॉरेस्ट कवर जो है वो बड़ा है, सो 2.5% का इंक्रीज़ हुआ है,
एंड डेंस फॉरेस्ट का जो है, डेंस फॉरेस्ट जहाँ पे कनॉपी जो है उनकी डेंसिटी मोर देन और इक्वल टू 70% होती है, उसमें भी 22.7% का इंक्रीज़ देखा गया है। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में आपका डिक्लाइन हुआ है, सो डिक्लाइन बाय ओवर 11,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो आपके VDF वेरी डेंस फॉरेस्ट बड़े हैं पर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं। टॉप स्टेट्स जिसमें आपके वेरी डेंस फॉरेस्ट में इंक्रीज देखा गया है, केरला में सबसे ज़्यादा, देन कर्नाटका एंड देन तमिलनाडु। देन फॉरेस्ट सर्विसेज जो होती हैं उसमें आपके जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं, तो आपकी बेसिकली देखिए फॉरेस्ट क्या होता है ना, वो सर्विसेज भी देता है। अगर आप ये टेबल देखें तो प्रोविजनिंग सर्विसेज यानी कि हमें टिम्बर और नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स मिलते हैं उससे। रेगुलेटिंग सर्विसेज बोलते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ट्रीज़ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रही हैं ना, तो कार्बन रिटेंशन करते हैं। तो ये इसमें आपकी जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स यानी कि प्रोविजनिंग के स्टेट्स रहे हैं उसमें महाराष्ट्र, गुजरात एंड केरला, एंड टॉप कंट्रीब्यूटर्स इन कार्बन रिटेंशन वो अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड असम रहे हैं। एंड फॉरेस्ट कंडीशन अकाउंट, उसमें उन्होंने ये देखा है इसमें क्वालिटी एंड हेल्थ कैसी है हमारे फॉरेस्ट इकोसिस्टम की। तो जो यूजेबल वुड है इन लिविंग ट्रीज़ यानी कि ग्रोइंग स्टॉक वो भी इंक्रीज़ हुआ है बाय 7.32% बिटवीन 2013 एंड 2023। एंड ग्रोइंग जो स्टॉक है इसमें लीडर स्टेट्स कौन कौन से हैं जहाँ पर ये यूजेबल वुड जो है लिविंग ट्रीज़ पर ज़्यादा पाई गई है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना। इसके साथ साथ वल्नरेबिलिटीज़ भी उन्होंने फ्लैग की हैं कि हालांकि देखा गया है कि जो ट्रीज़ की ओवरऑल हेल्थ है वो इम्प्रूव हो रही है, लेकिन रीजनरेशन रेट्स उनके डिक्लाइन हो रहे हैं, वाइल्ड फायर के रिस्क भी बढ़ रहे हैं। एंड इस रिपोर्ट में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया एक्सटेंट अकाउंट, तो देखिए बहुत पार्ट्स हैं इस रिपोर्ट के। तो नेट इंक्रीज़ देखा गया है 3,356 स्क्वायर किलोमीटर का इन फॉरेस्ट एक्सटेंट बिटवीन 2013-2023, लार्जली एट्रीब्यूटेड टू रीक्लासिफिकेशन एंड बाउंड्री एडजस्टमेंट्स। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरियाज जो गवर्नमेंट अकाउंट्स में फॉरेस्ट एरियाज हैं उसमें राइज उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा देखा गया 6.3% का, देन ओडिशा एंड देन झारखंड। देन गवर्नमेंट्स बोरोइंग प्लान सेकेंड हाफ के लिए क्या रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। तो सेकेंड हाफ में जो ग्रॉस मार्केट बोरोइंग्स की जाएंगी वो 6.77 लाख करोड़ रुपीज़ की जाएंगी, एंड इसमें 10,000 करोड़ रुपीज़ रेज किए जाएंगे थ्रू सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। ऑक्शन का स्केड्यूल भी दे दिया, और ऑब्वियसली ऑक्शन कौन कंडक्ट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड जो बोरोइंग है टोटल की अब आपकी फाइनेंशियल ईयर की कितनी हो जाएगी, 14.72 लाख करोड़। तो बजट एस्टिमेट 14.82 था, लेकिन फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ के स्केड्यूल्स को प्लान को मिला के ये 14.72 लाख करोड़ आ रहा है। और ट्रेजरी बिल्स, तो फिर Q3 फाइनेंशियल ईयर जो 25-26 है उसमें ट्रेजरी बिल्स भी आपके इशू किए जाएंगे ऑफ 19,000 करोड़ फॉर 13 वीक्स। एंड वेज एंड मीन एडवांसेस के थ्रू भी गवर्नमेंट बोरो करेगी। तो वेज एंड मीन एडवांसेस की जो लिमिट है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेकेंड हाफ पे वो फिक्स कर दी है एट 50,000 करोड़। तो WMA बेसिकली एक टेम्परेरी लोन फैसिलिटी होती है गवर्नमेंट के लिए, अगर उनके कोई शॉर्ट टर्म मिसमैचेस हो रहे हैं तो उनको कोई पेमेंट्स करनी है और उनकी रिसीट्स थोड़े टाइम में आनी है तो वो लोन ले सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो ये 50,000 करोड़ पे उन्होंने सेट कर दी है। देन इसके साथ साथ और भी हैं जैसे कि बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज़ जो गवर्नमेंट है वो चलती रहेगी उनकी, एंड गवर्नमेंट ग्रीन इशू ऑप्शन भी रखेगी अपने जितने भी वो टी बिल्स और डेटेड सिक्योरिटीज़ इशू करेंगी। ग्रीन इशू ऑप्शन क्या होता है कि जब आपको मानो आपने फॉर एग्जांपल 100 शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन मंगवाया, लेकिन आपके पास एप्लीकेशंस आ गई 120 के लिए। अब आप चाहते हैं कि 100 और मैं फ्यूचर के लिए वो 20 रख लूँ कि फ्यूचर में अगर मैं फिर से इशू करती हूँ तो मैं वो 20 तब यूज़ करूँ, तो उसे ग्रीन इशू ऑप्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट एडिशनल सब्सक्रिप्शन ऑफ 2,000 करोड़ रुपीज़ हर ऑक्शन के अगेंस्ट अपने पास रख लेती है। सो एज अ सेफ्टी मेजर है ये। देन नेक्स्ट है इंडिया वेलकम्स वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप 2025 इन न्यू दिल्ली। तो ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में हो रही है।
एंड इसमें 100 नेशन से 1000 के करीब एथलीट्स पार्ट लेंगे और 186 मेडल इवेंट्स होंगे। एंड जो ये है ये 12th एडिशन है इस चैम्पियनशिप का और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिंगल पैरा स्पोर्ट इवेंट है। देन वर्ल्ड टूरिज़्म डे 2025, सो ये सितंबर 27 को हर साल मनाया जाता है एंड इसे यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन ने इस्टेब्लिश किया था 1980 में। बेसिकली ऑब्वियसली इसमें बहुत टूरिज़्म, देखो इतना ज़्यादा ग्लोबल इकोनॉमिक इंडिकेटर है ना, इतना ज़्यादा लोगों जीडीपी जनरेट करती हैं सारी कंट्रीज़ टूरिज़्म के बेस पे कि इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पीस रहे कंट्रीज़ के बीच में। और जितने भी देखो वॉर टोन एरियाज़ हो जाते हैं ना, वहाँ टूरिज़्म ख़त्म ही हो जाता है। और इस 2025 ईयर का थीम है टूरिज़्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। Then next है PM hails Bihar's new Ramsar sites as milestone in India's wetland conservation drive। तो गोकुल जलाशय बक्सर में है, तो इसे एक रामसर साइट बनाया गया है। एंड सेकंड जो है वो है उदयपुर झील जो कि वेस्ट चंपारण में लोकेटेड है। तो ये दोनों बिहार की रामसर साइट्स बनी हैं नई, और ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग थी वो काबरताल, नागी बर्ड सेंचुरी और नागती बर्ड सेंचुरी थी। तो अब टोटल मिला के बिहार में रामसर साइट्स आपकी 5 हो चुकी हैं और इंडिया में वो टोटल 93 हो गई हैं डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स। और एशिया में अब हम लोग लीड कर रहे हैं इन नंबर ऑफ रामसर साइट्स और ग्लोबली हम लोग 3rd हैं। देन नेक्स्ट है इंडियाज़ कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन हिमाचल प्रदेश इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। और ये 37th सेशन जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का हुआ था उसमें उन्होंने इसे इंक्लूड किया है। तो ये जो है ये 13th इंडिया की बायोस्फीयर रिजर्व को एंटर किया गया है। एंड ये जो है ये आपके लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में आपके लोकेटेड है। और इसमें कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में देखिए एक ही नहीं होता है, इसमें आपका पिन वैली नेशनल पार्क, खिबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रताल वेटलैंड एंड सारचू प्लेन्स ये सब आएंगे। ये सब प्रोटेक्टेड एरियाज हो गए हैं। एंड जो स्पीशीज़ पाई जाती हैं यहाँ पे वो स्नो लेपर्ड है और इसके साथ साथ हिमालयन आइबैक्स और हिमालयन वुल्फ भी पाया जाता है। और 12,000 इनहेबिटेंट्स यहाँ पे लोकेटेड हैं इसमें कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में। और जो इसका कोर एरिया, देखो जोन्स बनाई जाती हैं जब भी बायोस्फीयर रिजर्व होता है ना, उसमें कोर एरिया होता है, देन आपकी बफर जोन होती है एंड ट्रांजिशन एरिया होता है। तो ट्रांजिशन एरिया में बेसिकली थोड़ी सस्टेनेबल एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं। तो यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, इसके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, ये एक डेजिग्नेटेड एरिया होता है और यहाँ पे बेसिकली पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वर्क्स किए जाते हैं। इन्हें बचाया जा रहा है जिससे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी हम अपने प्लानट को बचा सकें। तो यहाँ पे जो भी ये बायोस्फीयर रिजर्व्स लाए जाते हैं इसके अंदर, उनमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कल्चरल वैल्यूज़, हर चीज़ को कंजर्व किया जाता है। और ये जो साइट्स होती हैं वॉलेंट्रली जो नेशनल गवर्नमेंट्स होती हैं वो नॉमिनेट करती हैं और उसे फिर यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत चूज़ किया जाता है। इनमें बेसिकली 3 कोर फंक्शंस फुलफ़िल करने होते हैं हर बायोस्फीयर रिजर्व को कि जिससे वो डेजिग्नेटेड जोन बन जाए। सबसे पहले कंजर्वेशन फंक्शन, तो जितने लैंडस्केप्स हैं, इकोसिस्टम, स्पीशीज़, सबका कंजर्वेशन होना चाहिए। डेवलपमेंट यानी कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट होनी चाहिए उस एरिया में। एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट फंक्शन भी रहना चाहिए जिससे ट्रेनिंग, रिसर्च, सारी जो मॉनिटरिंग है, डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स सब किए जा सकें। एंड क्राइटेरिया क्या है इनक्लूड करने के लिए, तो जो भी आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं दे मस्ट एनकम्पास अ मोसाइक ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम्स, मतलब वहाँ पर एक ही नहीं बहुत सारे अलग अलग तरह के इकोलॉजिकल सिस्टम मिलने चाहिए। जैसे पीछे देखा कि उसमें पिन वैली नेशनल पार्क, खिबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अलग अलग तरह के आपकी इकोलॉजिकल सिस्टम मिलते हैं। देन बायोलॉजिकली डाइवर्स होना चाहिए बहुत ज़्यादा और उनकी कंजर्वेशन से हमें बेनिफिट भी होना चाहिए, उसको हम जोन कर सके तो उनकी जोनेशन ईजी होनी चाहिए, कोर, बफर, ट्रांजिशन जोन सब बनाई जा सके। एंड उनमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है पूरा डेमोन्स्ट्रेशन आराम से किया जा सके, तो उसमें जो ह्यूमन जितने भी इनहैबिटेंट्स हैं वो भी इस सब चीज़ को सपोर्ट करें।
चलिए, आपकी क्लास अब यहाँ तक ही थी। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और आरबीआई के मॉक्स आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है 2025 एग्ज़ाम के लिए, और ये एक इनिशिएटिव है बाय बिगनर टू बैंकर कोर्स टीम। ये मॉक्स का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है। आप उसमें जाके बिल्कुल ये मॉक्स जाकर दे सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। एग्ज़ाम लेवल मॉक्स रहेंगे ये आपके लिए।